हेलो बाबू लोग, जैसा कि अपने को पता है JCERT के तरफ से अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है सेशन 2025-26 के लिए। सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स, है ना जी। तो हम लोग इस वीडियो में इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है, टोटल 25 ऑब्जेक्टिव है, 25 का 25 ऑब्जेक्टिव को एकदम प्रेम से, एकदम मोहब्बत से सॉल्व करेंगे। तुम लोग एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चल भाई फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन वैक्यूम वेरी हाइज। बताइयो बाबू, कूलम्स लॉ याद है? दो चार्ज अपने पास, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, इसके बीच का दूरी R। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे और ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? बोलेगा सर F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। हाँ कि ना? यहां पर हम लोग सीखे थे सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी का स्क्वायर का, है ना बाबू। तो बताइयो ये वाला टर्म से हमको क्या समझ में आया? जो फोर्स होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, डेट इज ऑप्शन ए, ओ सॉरी बी। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा? हाँ बाबू रे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है? बोलेगा सर इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। निकालो यूनिट, बोलना जल्दी से बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है जी? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। और डीएस बोले तो एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है मुन्ना बताना? मीटर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिखेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहीं पे ऑप्शन में दिखता है क्या? यस सर, कहाँ पे? ऑप्शन बी में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बाबू? बोलेगा सर दो टू चार्ज होना चाहिए। हाँ कि ना? कौन कौन दो टू चार्ज होना चाहिए रे? एक प्लस और दूसरा माइनस। याद आया? ये अपना अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये सेंटर O है, ये पॉइंट P, जहां हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डेट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो होगा क्या? ये पूरा लेंथ 2L लेते थे, ये L, ये L, ये दूरी को क्या मानते थे हम लोग? X। तो इसके कारण अगर इस चार्ज पे निकालना और इसके कारण इस चार्ज पे निकालना है, तो ये दूरी निकालना होगा और ये दूरी निकालना होगा। बाबू रे, जितना दूरी ये वाला है उतना ही दूरी ये वाला है। हाँ कि ना? जितना चार्ज ये है उतना चार्ज ये है। ओके, बस फर्क क्या है? एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा? जितना इसके कारण निकलेगा उतना ही इसके कारण निकलेगा। बस फर्क क्या रहेगा? एक के कारण जितना नेगेटिव निकलेगा, दूसरा कारण उतना पॉजिटिव निकलेगा। तो जब टोटल करेंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जब टोटल करेंगे तो क्या नजर आएगा? बोलो। बोलेगा सर 0/नून। हाँ बोले तो सर 0। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्या नजर आता है आपको? बताइयो क्या है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इज चार्ज्ड एंड देन डिस्कनेक्टेड। पहले उसे चार्ज किया जाता है, फिर डिस्कनेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से चार्ज करके उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द प्लेट्स इज, ध्यान से सुनना बाबू, मेरे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है, जो कि क्या है, चार्ज्ड है। बहुत अच्छा, अगर ये चार्ज्ड होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बोलेगा सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, बोलेगा सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन इसके बीच का सेपरेशन, है ना। अब सुनना, अब क्या बोला है बताओ, क्या बोला है बताओ, इसमें बैटरी जो लगा था उसको हटा दिए, हाँ हटा दिए सर, और सेपरेशन को क्या कर दिए हम, बोले सेपरेशन को बढ़ा दिए। सेपरेशन को बढ़ा देने से क्या होगा, बोले क्या सर, जैसे सेपरेशन को हम बढ़ा देंगे इसके बीच का दूरी बढ़ जाएगा अपना, दूरी बढ़ जाने से क्या होगा, सुनियो बढ़िया से, भी इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलेगा सर ई इंटू डी होता है। अगर आप अच्छे से कैपेसिटर का डेरिवेशन किए हैं तो वहां पे किए होंगे आप, V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और D बोले तो सेपरेशन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बताना, कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी नहीं बदलेगा, एक बार कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी को, तो आया बात समझ में, और ये दूरी पे डिपेंड कर नहीं रहा है। तो यहां से क्या समझ में आया, बोलेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ओके, मतलब सर अगर इसके बीच का सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। डी को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या करेगा बाबू, बढ़ेगा। बोले तो इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग सर, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीज करेगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बाबू, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम्स लॉ कब वैलिड, ऑप्शन ए में बोलता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हाँ, जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए बताओ, कांस्टेंट होना चाहिए। याद करिए जब हम आपको ओम्स लॉ पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, बोलेगा दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन। तो ओम्स लॉ आप तभी लगा सकते हैं जब एक तो कंडक्टर हो, है ना, दूसरी बात क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए बाबू, बोलेगा सर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बोलेगा सर ऑप्शन ए। चलिए यहाँ आते हैं, द रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, बताइए बाबू रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल पे। किस पे बताना, नेचर ऑफ द मटेरियल। बोले तो ऑप्शन बी सर डिपेंड्स अपॉन क्या, मटेरियल। बच्चा लोग ना बाबू यहाँ गजब का कंफ्यूज रहता है, बोलेगा सर रजिस्टिविटी कहाँ आया था, बोलेगा सर आर बराबर जब हम पढ़े थे रो एल बटे ए आया था। अब इस फॉर्मूला को देख के क्या लगता है अपने को कि रजिस्टिविटी जो है लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नहीं रे बाबा, ओनली किस पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी, बोलेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। हाँ, दो कॉपर का तार है, एक पतलू एक मोटू, एक लंबू एक छोटू, हाँ, दोनों कॉपर वायर का रजिस्टिविटी क्या होगा, बोलेगा सर सेम होगा। लंबू मोटू छोटू से कोई मतलब रजिस्टिविटी को नहीं है। और हम बता दें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बाबू रजिस्टिविटी के ऊपर लेकर के, है ना। रजिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चला जाए फिर नेक्स्ट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो बाबू 7, पढ़ो बढ़िया से और बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ देखना, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम। एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है व्हेन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। सुनियो बात को, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है जी, कोई भी चार्ज अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगेगा फोर्स, और कितना लगेगा, बोलेगा सर एफ इक्वल टू क्यू भी बी इंटू क्या बोलो साइन थीटा, क्यू भी बी इंटू क्या बाबू साइन थीटा। अब तू सोच क्या फोर्स मैक्सिमम कब होगा, बोलेगा सर जब थीटा साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1। अरे हाँ कि ना, क्या बोले बाबू, बोलो जल्दी से, फोर्स मैक्सिमम कब होगा रे, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बाबू, जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है, बोलो 90 डिग्री। हाँ कि ना, तो जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा मुन्ना, परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा, बोलेगा सर फोर्स जो है ना वो लगेगा मैक्सिमम, है ना। कोई दिक्कत जी नहीं ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। क्या बोला था, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बताना। पहला बोला वेबर, वेबर किसका यूनिट होता है जी बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना। हेनरी जी किसका यूनिट होता है बताइयो, हेनरी सर बताइयो किसका रे, इंडक्टेंस का यूनिट होता है बाबू। टेस्ला, ओहो टेस्ला जो है यूनिट होता है किसका बताना, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला।
आया रे बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बाबू? टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। समस्या है लेकिन यहाँ पे बोला द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज, तो सर गॉस भी यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। हाँ, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है साई यूनिट के बारे में ही बात करते हैं, इसीलिए हम ये मान के चलेंगे। किसको टिक मारना है बताइए? बी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिखता है आपको? हाँ, देखते हैं। बोला द मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस। याद करो, सुनो क्या, जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल को कहाँ रख दोगे बाबू? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? बोलेगा सर वो घूमने लगेगा, उस पर लगेगा टॉर्क। पर टॉर्क कब लगता है? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा नॉर्थ पोल को जो है वो धकेलेगा और साउथ पोल को क्या करेगा? खींचेगा। और जितना से साउथ पोल को धकेलेगा उतना ही से नॉर्थ पोल को खींचेगा। तो टोटल फोर्स जो है ना बाबू वो जीरो हो जाएगा। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा रे मुन्ना? जीरो हो जाएगा, है ना जी। लेकिन इसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला क्या? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किसके कारण आता है? बोलेगा सर मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अर्थ, है ना। सुनियो, जब भी चार्ज मूव करेगा तभी ही करंट बनेगा। जब भी चार्ज मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बिना करंट का मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। और चार्ज मूव करता है कहाँ पे? धरती के अंदर। इसीलिए क्या होता है बताओ? क्या होता है रे? मैग्नेटिक फील्ड होता है कहाँ पे? धरती के अंदर में। ठीक है, आगे देखो। लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, लेंज लॉ किस पे बात करता है बाबू? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। कहीं पे ऑप्शन में है क्या? यस सर, कहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी में। याद रखिएगा, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एन एसी सर्किट प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड द करंट आर, बोल रहा है क्या बाबू? जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो, जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो तो वोल्टेज और करंट के बारे में बतलाइए। याद करना, जब सर्किट में सिर्फ वोल्टेज लगा हो, वोल्टेज का सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? बोलेगा सर V = V0 sin ओमेगा टी। याद आया? तो जो अपना करंट हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? बोलेगा सर I बराबर कितना? I0 sin ऑफ ओमेगा टी। इससे क्या पता चला बताना? दोनों का जो फेज है ओमेगा टी दोनों जगह पे है, दोनों का फेज क्या है? सेम है। अब ऑप्शन को देखे ना, समझ में नहीं आता कि ऑप्शन आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, इन फेज का मतलब क्या होता है। 180 डिग्री, यहाँ हिंदी में देखो बड़ा बढ़िया है, समान फेज में। ये अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, समान फेज में। इन फेज का मतलब समान फेज, समान फेज में इसका मतलब समान फेज में तो नहीं हुआ ना। तो हिंदी वाला जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ज़्यादा क्लियर देता है। क्या बताओ? बोलेगा सर समान फेज में, दोनों का फेज क्या है? समान। इसका फेज क्या? ओमेगा टी, इसका भी फेज क्या? ओमेगा टी। दोनों का फेज क्या हो गया बाबू? बोलेगा एक हो गया। ऑप्शन क्या मारेंगे टिक हम लोग बताओ? बोलेगा सर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कौन सा प्रॉपर्टी इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं है? बताना बाबू। पहला क्या बोला? दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता है ना। ऑप्शन ए ही हमारा क्या है बताओ? करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता। याद करो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या? ऐसा वेव जो ऐसे चले, जोंक की तरह, आगे बढ़े फिर थोड़ा सा पीछे है, फिर आगे बढ़े फिर पीछे है, स्प्रिंग की तरह ऐसे समझो। क्या ये ऐसे चलता है क्या? नहीं सर। ये कैसे चलता है बाबू? कुछ इस प्रकार से चलता है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है ये बताओ? ट्रांसवर्स वेव है। ये सब ऑप्शन भी देख लो, याद रखेगा। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। यस सर, सन से धरती आ जाता है बिना किसी मीडियम का, है कि नहीं? स्पीड कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करे? बोलेगा सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
कोई दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन नहीं है प्रॉपर्टी? बोलेगा सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 16 में। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होता है बताना। चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। सुना जी क्या बोले? जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोला स्टेशनरी चार्ज। क्या स्टेशनरी रुका हुआ चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है? बोलेगा नहीं सर। बी में क्या? एक्सेलरेटेड चार्ज। यस, इसी का तो बात कर रहे थे हम लोग। चार्ज जब भी एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चला जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है बाबू? देखो, बोला द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। सुनियो बाबू, याद करो जब तुमको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे उसमें क्या होता है? बोले क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है बाबू? बोलेगा सर 90 डिग्री होता है। याद करिए, क्रिटिकल एंगल से जो भी ज़्यादा एंगल होता था उसमें क्या होता था? लाइट रे उधर ना जा करके इधर ही आ जाता था। हाँ कि ना? सेम मीडियम में आ जाता था। अरे याद आया? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री होता है बाबू? बोलेगा सर 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है जी? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है? बोला एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बताना, कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं हम लोग। याद आया बाबू? ये वाला लेंस जो है कब वर्चुअल इमेज बनाता है? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तभी जा कर के ये कैसा इमेज बनाता है? बोलेगा सर वर्चुअल इमेज बनाता है। इसके अलावा कहीं पे भी रख दीजिए ये रियल इमेज बनाएगा। तो सवाल क्या बोला है? कॉन्वेक्स लेंस कब जा कर के वर्चुअल इमेज बनाता है? बोलेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है बाबू? बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। बोले तो क्या ऑप्शन सी अपना क्या है? करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंगविथ इज, फ्रिंगविथ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? बोलेगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन एंड प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस होता है। बोले तो क्या बोलो? ऑप्शन सी होता है ना? अगला क्वेश्चन बाबू। पोलराइजेशन प्रूव डैट लाइट इज ए, पोलराइजेशन प्रूव करता है लाइट कैसा चीज है? स्केलर वेव। ये क्या होता है भाई? ट्रांसवर्स वेव, सी में लॉन्गिट्यूडनल वेव, डी में मैकेनिकल वेव। ये प्रूव करता है बाबू, क्या बताओ? बोलेगा सर लाइट इज ए कैसा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव डैट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है। ऑप्शन ए वेव नेचर ऑफ लाइट, बी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, सी मैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट और डी मैकेनिकल नेचर ऑफ लाइट। सुनियो बाबू, पहले याद करो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? ऐसी घटना जिससे क्या हो? कोई मेटल सरफेस में लाइट इंसिडेंट करे, फोटोन इंसिडेंट करे और वहां से इलेक्ट्रॉन, कहां से? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। सोचो बात को, तुमको पार्टिकल को बाहर निकालना, तो पार्टिकल को कौन बाहर निकालेगा? बोलेगा दूसरा पार्टिकल बाहर निकालेगा। बोले तो ये प्रूव करता है क्या? बोलेगा सर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए में है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बी में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी में वर्क फंक्शन ओनली और डी में एरिया ऑफ कैथोड। सुनियो बाबू बढ़िया से। हाँ देखो क्या बोला है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद करो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? बोलेगा सर वह रिटार्डिंग पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, दैट इज क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो कितना एनर्जी से निकलता है?
बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर होता है सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या बाबू? बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किस बात पे डिपेंड करता है बताइएगा? बोलेगा सर एनर्जी पे डिपेंड करेगा। और एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? बोलेगा सर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू। अपने को क्या पता है बताना बाबू? ये है अपना न्यूक्लियस, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो सवाल यही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, काहे करता है? ऑप्शन ए में बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना यहाँ लगता है कि ये इसको घुमा देगा। हाँ, गलत बात है जी। दूसरा बोला न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर में होता है, इसके और इसके बीच में नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस सर, यस सर। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा किसके बीच में? बोलेगा न्यूक्लियस के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वही जिम्मेदार होता है इसको गोल 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 घुमाने में। आया बात समझ में बाबू? चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर लीड्स टू। सुनियो, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या पाने के लिए क्या खोना पड़ता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहता है, एक साथ रहता है। अपने को पता है एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन को धक्का मार सकता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के में एकदम शांति से और बहुत एनर्जी के साथ रहता है ना? कैसे? बोलेगा अपना मास को कम करके। तो मास का डिफेक्ट क्या करेगा? बोलेगा सर न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट होता है E=mc² से। आया बात समझ में बाबू? ए जिन्नर डायोड इज यूज्ड फॉर। जिन्नर डायोड किसके यूज के लिए होता है? ऑप्शन ए में रेक्टिफिकेशन, नहीं रे बाबा। बी में एम्प्लीफिकेशन, ये तो एकदम में नहीं। सी में वोल्टेज रेगुलेशन, यस। जिन्नर डायोड किस काम में आता है बताओ? वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। वोल्टेज रेगुलेशन, और सुनियो बात को, इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो बात है ना, कौन वाला बात? जिन्नर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको एकदम डिटेल से याद कर लेना बाबू कि जिन्नर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर के का काम करता है ना? ठीक है, चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।